बहू वो तुम्हारी माँ है तो क्या इसका मतलब वो मेरे घर। मम्मी जी, मेरी मम्मी को महीने भर से बुखार आ रहा है और ठीक भी नहीं हो रहा। आप कहे तो मैं अपने मम्मी पापा को यहीं बुलाकर मम्मी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दूं, शायद आराम मिल जाए। अंजलि ने बहुत ही धीरे से कहा क्योंकि वो अपनी सास तुलिका जी के स्वभाव से अच्छी तरह से परिचित थी। अंजलि की सास उसके मायके वालों के मध्यम वर्गीय होने के कारण उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करती थी। अंजलि, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये मेरा घर है, कोई सराय थोड़ी ना है कि जिसका भी मन हुआ वो यहाँ आकर डेरा डाल ले, तुलिका जी ने चिनचिनाते हुए कहा। मम्मी जी, वो मेरी मम्मी है, कोई भी नहीं। सास के जवाब से अंजलि का मन थोड़ा खिन्न सा हो गया। मम्मी है तो क्या इसका मतलब कि वो यहाँ मेरे घर में आकर रुकेंगी? अरे भाई, यहाँ अच्छे से अच्छे होटल हैं, वो लोग कहीं भी रुक जाए, तुलिका जी ने अपने पैसों के दम में चूर होकर कहा। मम्मी जी, ये तो आप भी जानती हैं कि मेरे पापा की इतनी हैसियत नहीं है कि वो मम्मी को लेकर होटल में रुक सके, और फिर बेटी का घर होते हुए भी क्या होटल में रहना अच्छा लगेगा? अंजलि की आंखें आंसुओं से भर गई। मैंने कह दिया नहीं तो मतलब नहीं, बस इसके बाद इस विषय पर कोई और बात नहीं होगी, तुलिका जी ने एकदम कठोर शब्दों में कहा। और अंजलि की फिर तो जरा सी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी सास की बात का विरोध करे। अंजलि तो दूर की बात, तुलिका जी की बात का विरोध तो इस घर में कोई भी नहीं कर सकता था। खैर, उसके बाद अंजलि ने ना तो अपने मम्मी पापा का कोई जिक्र किया और ना ही तुलिका जी ने इस बात को बढ़ाने में कोई दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि वो तो बिल्कुल साफ मना कर चुकी थी और इस बात को 8-10 दिन बीत चुके थे। लेकिन आज अपनी पड़ोसन कामनी की बात ने तुलिका जी के मन में सचमुच हलचल मचा दी थी। वो सोच रही थी कि कामनी सचमुच कितने उदार हृदय की है, जो अपनी बहू के पापा को यहाँ अपने घर बुलाकर उनका ऑपरेशन तक करवा रही है। और एक वो है, उनकी बहू ने सिर्फ अपनी मम्मी को बुलाकर डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा था और उन्होंने मना कर दिया। आज उनका मन अपने लिए ही घृणा से भर गया कि वो सचमुच कितनी स्वार्थी है। आखिर वो बहू की मम्मी है, कोई गैर तो नहीं। आज तुलिका जी का थोड़ा हृदय परिवर्तन हो ही गया। अंजलि, अब तुम्हारी मम्मी की तबीयत कैसी है? तुलिका जी अपना अहंकार खत्म करके अपनी बहू के पास आकर बोली। मम्मी जी, वो अभी ठीक नहीं है, पापा बता रहे थे कि मम्मी बहुत कमजोर हो गई है, उनका बुखार अभी भी ठीक नहीं हो रहा। अंजलि आंसू भरी आंखों के साथ बोली। ऐसा करो कि अपनी मम्मी से कहो वो तैयारी कर ले और आज शाम को ही तुम और रमन जाकर मम्मी पापा को यहीं ले आओ, यहाँ उन्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे तो वो बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगी, तुलिका जी ने बड़े आराम से कहा। अंजलि तो अपनी सास के मुंह से ये बात सुनकर चौंक ही पड़ी। उसे एक बार को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि ये सब तो तुलिका जी के स्वभाव के एकदम विपरीत ही था। वो तुलिका जी का चेहरा ताकने लगी कि आखिर वो क्या कहना चाह रही है। तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैं क्या कह रही हूँ? तुलिका जी थोड़ा जोर से बोल पड़ी। लेकिन मम्मी जी, अंजलि तो अभी भी हड़बड़ा रही थी। लेकिन कुछ नहीं, मैंने जो कहा है वो करो। जाओ, रमन के साथ जाकर समधन जी को यहीं ले आओ, तुलिका जी ने अंजलि की समस्या का समाधान करते हुए कहा। जी मम्मी जी, थैंक यू मम्मी जी। अब जाकर अंजलि के मुंह से खुशी के बोल फूट पड़े और वो तुलिका जी के पैरों में झुक गई। और उसी दिन शाम को अंजलि अपने पति रमन के साथ अपने मम्मी पापा को लेने अपने मायके चली गई और रात तक उन्हें लेकर वापस भी आ गई। अच्छा इलाज मिलने की वजह से कुछ ही दिनों में अंजलि की माँ एकदम ठीक हो गई। अब अंजलि अपनी सास की प्रशंसा करते नहीं थकती थी और सिर्फ तुलिका जी ही जानती थी कि आखिर उनका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ।
बहू की देखभाल करने से बचने के लिए सास ने बहू को मायके। ऐसा करिए समधी जी, आप बहुत दिनों से अपनी बिटिया को बुलाने के लिए परेशान थे, तो आप यहाँ आकर कुछ दिनों के लिए उसे अपने साथ ले जाइए। कोकिला जी ने अपनी बहू गरिमा के पिता प्रदीप जी को फोन करके कहा, और फोन पर ये सुनकर प्रदीप जी तो मारे खुशी के उछल ही पड़े। अरे सुनती हो सुनीता, प्रदीप जी ने अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए कहा। उनके शब्दों से जैसे खुशी छलक ही पड़ी थी। अरे क्या हुआ, आप बहुत दिनों के बाद इतने ज्यादा खुश दिखाई पड़े हैं। सुनीता जी अपनी साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछते हुए प्रदीप जी के पास आ गई। अरे बात ही खुशी की है, तुम भी सुनोगी तो तुम भी खुशी से उछल पड़ोगी, प्रदीप जी ने एकदम बच्चों की तरह चहकते हुए कहा। अच्छा, तब तो जल्दी बताइए क्या बात है, क्योंकि अब तो मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। सुनीता जी प्रदीप जी के पास खड़ी हो गई। तुम्हें पता है सुनीता, अभी गरिमा की सास का फोन आया था। वो गरिमा को कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने के लिए भेज रही है। प्रदीप जी की तो खुशी का जैसे ठिकाना ही नहीं था। अरे ये तो आपने बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई। मेरी लाडो को मायके आए हुए कितने महीने बीत गए हैं, फिर कब चल रहे हैं उसे बुलाने के लिए? सुनीता जी ने प्रदीप जी का चेहरा ताकते हुए कहा। अरे कल सुबह ही गरिमा को भेजने की बात कही है उन्होंने, प्रदीप जी ने प्रसन्नता के साथ कहा। तो फिर ऐसा करिए, आप फटाफट जाकर समधन जी की मनपसंद मिठाइयाँ और फल ले आइए। अब जब कल सुबह ही निकलना है तो मौका नहीं मिल पाएगा, सुनीता जी ने कुछ सोचते हुए कहा। ठीक है, मैं अभी फटाफट जाता हूँ और फटाफट सामान लेकर आता हूँ। इतना कहकर प्रदीप जी ने स्कूटी की चाबी उठाई और निकल गए। सचमुच दोनों पति पत्नी के लिए बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि जब से उन्होंने अपनी बेटी गरिमा की शादी की थी, तब से और सब सुख तो उसे उसके ससुराल में मिल ही रहे थे। लेकिन गरिमा को मायके भेजने के नाम पर उसकी सास कोकिला जी बिल्कुल भी तैयार नहीं होती थी। जबकि प्रदीप जी और सुनीता जी उनसे बहुत मनोहार कर चुके थे। तीज और रक्षाबंधन भी बीत गया, लेकिन कोकिला जी ने उसे मायके नहीं भेजा। और दूसरी बात, गरिमा के पास खुद का कोई फोन नंबर नहीं था। बस वो कोकिला जी के फोन से कोकिला जी के सामने ही अपने मम्मी पापा से बात कर सकती थी। अब जब इकलौती बेटी हो तो मन तो बहुत होता था प्रदीप जी और सुनीता जी का गरिमा को बुलाने का, लेकिन बेटी के ससुराल वालों के आगे वह एक तरह से मजबूर थे। और अब जब अचानक खुद सामने से कोकिला जी ने गरिमा को मायके भेजने की बात कही तो प्रदीप जी और सुनीता जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह दोनों सुबह जल्दी ही गरिमा के ससुराल जाने के लिए निकल पड़े, और जब वह बेटी के ससुराल पहुँचे तो उन्हें गरिमा के बारे में पता चला कि वो तो बहुत ज्यादा ही बीमार है। खून की कमी भी बहुत ज्यादा हो गई थी। डॉक्टर ने फुल बेड रेस्ट बताया है। ये सब देख सुनकर प्रदीप और सुनीता जी की तो हालत खराब हो गई, क्योंकि इधर करीब हफ्ते भर से गरिमा की अपने मम्मी पापा से बात नहीं हो पाई थी। अरे समधन जी, मेरी बेटी की इतनी ज्यादा हालत खराब है और आप लोगों ने हमें फोन तक नहीं किया, प्रदीप जी एकदम से घबराकर बोले। समधन जी, कल फोन किया इससे पहले भी तो आप हमारी बिटिया की तबीयत के बारे में हमें बता सकती थी। सुनीता जी के तो जैसे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। देखिए, आप लोग फिजूल की बातें तो करिए मत। आप लोग इसे अपने घर ले जाइए और खूब जी भर कर सेवा कीजिए, और अब तक इसे मायके ना भेजने के सारे गिले शिकवे मिटा लीजिए, कोकिला जी ने बिना किसी लाग लपेट के कह दिया। नहीं समधन जी, इस हालत में तो हम लोग अपनी बेटी को उसके मायके लेकर नहीं जाएंगे। शादी के बाद सिर्फ पगफेरे के अलावा आपने 4 दिन के लिए भी उसे हमारे पास नहीं भेजा, और अब जब उसकी हालत इतनी खराब है तब हम लोग उसे अपने साथ लेकर जाएं? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मेरी बेटी इसी घर में रहेगी और आप सब लोग इसकी देखभाल करेंगे।
और अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं सब रिश्ते नाते भूल जाऊंगा। पता नहीं प्रदीप जी के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। और हाँ, अब तक तो मैं सोचता था कि बेटी के ससुराल में कुछ भी खाना पीना और रहना उचित नहीं है, लेकिन अब सुनीता कुछ दिनों के लिए गरिमा के साथ ही रहेगी, जब तक कि मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। उसके बाद मैं सुनीता को अपने साथ लेकर जाऊंगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप प्रदीप, जब तक मेरी बेटी पूर्ण रूप से स्वस्थ थी, तब तक आपने काम धाम के चक्कर में उसे हमारे पास नहीं भेजा। अब जबकि वो बीमार है तो आप उसे हम लोगों के साथ भेजने के लिए तैयार है, लेकिन गरिमा यहीं रहेगी। सुनीता जी ने भी अपने पति की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा तो कोकिला जी चालाकी दिखा रही थी कि प्रदीप और सुनीता जी गरिमा को साथ लेकर चले जाएंगे तो उनके बहू की दवाइयों और देखभाल में खर्च होने वाले पैसे बच जाएंगे। प्रदीप और सुनीता जी खुद अपनी बेटी के ऊपर पैसे खर्च करेंगे, लेकिन प्रदीप और सुनीता जी ने गरिमा की सास की चालाकी पर पानी फेर दिया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं समधी और समधन जी, गरिमा यहीं पर रहेगी और समधन जी भी सिर्फ उसकी देखभाल के लिए रहेंगी। और कोकिला, तुम घर का काम काज अपने हिसाब से निपटाना। इतनी देर से चुप बैठे गरिमा के ससुर अशोक जी बोल पड़े, क्योंकि वो खुद अपनी पत्नी के व्यवहार से बहुत दुखी रहते थे। अब तो कोकिला जी से कुछ भी बोलते नहीं बना और वो चुपचाप बैठी रही। माँ की सेवा और देखभाल से गरिमा कुछ ही दिनों में पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। तब सुनीता जी गरिमा को अपने साथ लेकर अपने घर लौट आई। इतने समय के बाद गरिमा मायके की दहलीज पर आने से फूली नहीं समा रही थी।